तो हेलो बच्चों, ऑनलाइन जीनिस चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल में पहली आ रहे हैं तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोट मिलेगा। अगर यहाँ से ये मेरा इंस्टा ID है, यहाँ फॉलो करके मेरे से यहाँ बात करने के लिए इसको फॉलो करके यहाँ से बात कर सकते हैं। FBI नारायण महतो से नाम से है। अगर चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो हम वीडियो बनाते हैं क्लास 8 को पढ़ाते हैं, इसमें 8, 9, 10 सभी को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 8 का शुरू करें, उसके बाद 7 का ख़त्म करें, उसके बाद 8, 9, 10 तक इसमें साइंस ओनली पर साइंस पढ़ाएंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये जो अध्याय है क्या है, सूक्ष्मजीव इसको बोला जाता है। सूक्ष्मजीव को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्मजीव क्या है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सूक्ष्मजीव ये छोटे छोटे जीव जो क्या होता है, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब हम खुले आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसे हम लोग सूक्ष्मजीव कह सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है, हमें उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उसको नहीं देख सकते। जैसे हम छोटे जीव कीड़े मकोड़े वैसे, मतलब जैसे वैसे जीव जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुले आंखों से हम उसको नहीं देख, उसके देखने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, उसको बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के बिना हम उसको नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्मजीव। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं क्या है। यहाँ से हम देखेंगे क्या है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। जो सूक्ष्मजीव हम लोग उसको कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्मजीव जो होता है वायु, जल, मिट्टी, बर्फीले जगह एवं उष्ण जगह में पाए जाते हैं। जो होता है जो सूक्ष्मजीव हम लोग उसको जल में पाए जाते हैं, वायु में, जल में, मिट्टी में और बर्फीले उष्ण एवं क्या है, बर्फीले जगह एवं उष्ण जगह में पाए जाते हैं। तथा जीव के शरीर में पाए जाते हैं। क्या होता है, जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। मतलब जहाँ नमी होगा वहीं नमी जगह होगा, वायु होगा, जल होगा, उपस्थित होगा, वहाँ सूक्ष्म जीव को हम पाए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म जीव को हम कितने भागों में बांटे गए। तो हम लोग सूक्ष्म जीव के कितना भागों में बांटे गए हैं, 5 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग देख सकते हैं। शैवाल बोला जाता है, जिसको एलजी बोला जाता है, एलजी इंग्लिश में एलजी। उसके बाद जो है इसको दूसरा नाम प्रोटोजुआ इसको बोला जाता है, प्रोटोजिया इंग्लिश में भी। वो कवक इसको फंगी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जीवाणु, चौथा नंबर में जीवाणु इसको बोला जाता है बैक्टीरिया। उसके बीजाणु वायरस इसको बोला जाता है। तो एक एक करके हम इसको मतलब ये करेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे एकदम डिफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या, यह सूक्ष्मजीव का क्या है, यह सूक्ष्मजीव का एक वर्ग है। क्या है, यह एक सूक्ष्मजीव का एक ही वर्ग है। क्या है, यहाँ सूक्ष्मजीव का एक ही वर्ग है। क्या है, सूक्ष्मजीव के एक ही वर्ग है। ये जो है सूक्ष्मजीव का एक ही वर्ग है। यह पादप सबसे छोटी जलीय सरल जीव, यह पादप का क्या सबसे छोटी सरल जीव है। इसमें क्या होता है, श्वासन पाई जाती है। क्या होता है, इसमें श्वासन पाई जाती है। देखो यह सूक्ष्मजीव का एक क्या है, वर्ग है, एक ही वर्ग है। क्या है, सूक्ष्मजीव का एक ही वर्ग है। यह पादप का सबसे छोटी जलीय सरल जीव है। यह क्या है, छोटी जलीय सरल जीव है। इसमें श्वासन पाई जाती है। क्या है, इसमें श्वासन पाई जा सकती है, पाई जाती है। तो हम लोग सवाल को देख ली, उसके बाद देखेंगे प्रोटोजुआ को। क्या देखेगा, श्वासन में पाई जाती है एवं इसको भोजन और प्रकाशन संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं। जो उसको श्वासन में पाए जाते हैं एवं इसको भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त करके, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका सवाल का ये देख सकते हैं। इसको किताब से तुम लोग अच्छे से बना लीजिए, फिर अगर मन नोट कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिएगा। मतलब उसको फिर किताब से देख लीजिए, उसके बाद फिगाटा बना लीजिए। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे प्रोटोजुआ के बारे में, क्या प्रोटोजुआ के बारे में यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं प्रोटोजुआ क्या है। प्रोटोजुआ जो है उसके बारे में, प्रोटोजुआ भी एक भी सूक्ष्मजीव का एक वर्ग है। प्रोटोजीव क्या है, सूक्ष्मजीव का एक वर्ग है। इस वर्ग के अंतर्गत, इस जो वर्ग है इसके अंतर्गत सभी एक पोषीय प्राणी आते हैं। क्या आते हैं, एक पोषीय प्राणी आते हैं। एक पोषीय प्राणी मादा एंडिस मच्छर, इसका जो काटने से हमें क्या होता है। तो और एक बार देख लेंगे इसको, प्रोटोजुआ भी एक सूक्ष्म जीव का ही वर्ग है। क्या है, सूक्ष्म जीव के इस वर्ग के अंतर्गत क्या सभी एक पोषीय प्राणी आते हैं। क्या आते हैं, एक पोषीय प्राणी आती है। मादा एनफ्लीज जो होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर नामक काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया बीमारी होती है, एक प्रोटोजुआ सूक्ष्म जीव से होते हैं। जो प्रोटोजिया होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोटोजुआ क्या है, ये होता है एक अंतर्गत आते हैं, एक वर्ग के इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
और इसमें क्या होता है, एनफिलीज नामक अगर मच्छर हमें काट लिया जाए तो मलेरिया जैसी बीमारी होने का संभावना बढ़ जाती है और बहुत होता है। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो उसके फिर क्या अमीबा। उसके बाद जो क्या है कवक। कवक के बारे में देखें, तीसरा पॉइंट इसका है कवक किसको बोलेंगे, तो यह सूक्ष्म जीव का एक अभिन्न अंग है। क्या यह सूक्ष्म जीव का एक अभिन्न अंग है। यह अपना भोजन की प्राप्ति, जो यह भोजन के अपना कहाँ से प्राप्त करते, मृत कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते, जो मृत कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं एवं अपमार्जक के रूप में काम करते। और क्या करते हैं, अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कवक यह सूक्ष्म जीव का अभिन्न अंग है। क्या सूक्ष्म जीव का अभिन्न अंग है, यह अपना भोजन की प्राप्ति जो होता है, भोजन की प्राप्ति मृत कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करती है, मृत कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करती है। यह अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। यह क्या अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। उसका जो फिगर है यहाँ से तुम लोग देख सकते, इसको अच्छे से बना लेंगे किताब देख के। उसके बाद जो चौथा नंबर है इसको हम लोग देखेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु देखो, जीवाणु प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु क्या एक प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका आकार मिलीमीटर में होती है, जो इसका आकार जो होती है 1 मिलीमीटर में होती है और आकृति गोल एवं छड़नुमा होता है। और इसका आकृति जो गोल होता है और छड़नुमा होता है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होती है। क्या सूक्ष्म जीव होती है, इसका जो आकार मिलीमीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है और आकृति गोल एवं छड़नुमा होती है, गोल और छड़नुमा होती है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं फिगर, इसको अच्छे से बना लीजिए। पेंसिल में थोड़ा मिट गया है इसलिए इसको तुम लोग जीवाणु का जो फिगर है किताब से देख के बना लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे बीजाणु। बीजाणु क्या है, बीजाणु एक क्या है अकोशिकीय होते हैं। ये अकोशिकीय होता है। यह लाखों करोड़ों दिन तक मृत मृत आवश्यकता में पड़े हुए रहते हैं। क्या मृत अवस्था में क्या पड़े हुए रहते हैं। जैसे ही यह जीवित प्राणी के संपर्क में आते, ये लाखों करोड़ों वर्षों के इससे अगर मृत अवस्था में पड़े सड़े रहेगा ना, उसके बाद जैसे ही ये क्या होता है जीवित प्राणी के संपर्क में आते हैं तो यह उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत अवस्था में पाए पड़े हुए रहते हैं। जैसे ही मतलब यह जीवित प्राणी के संपर्क में आते हैं तो यह उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपनी आकृति बनाने लगते हैं। मतलब वो लाखों करोड़ बस कहीं पर अगर अमृत मतलब ऐसे ही रहेगा, उसके बाद किसी मतलब ऐसे सजीव जीव के संपर्क में आते ही वो क्या अपना प्रवेश करके क्या करते, प्रवेश कर जाते हैं और अपना आकृति बनाने लगते हैं। इसे बीजाणु कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे, तो यहाँ से देख सकते हैं जो बीजाणु के बारे में बताया तो उसका वायरस की वाला फिगर है। उसके बाद जो हम देखेंगे किन्वर, इसको बोला जाता है फेर्मेंटाइजेशन। उसके बाद जो किण्वन के बारे में यहाँ देखेंगे, मतलब किण्वन यह जैव रासायनिक प्रक्रिया। यह क्या जैव रासायनिक प्रक्रिया, इसमें जटिल कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जीव द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में जो होता है, सरल कार्बनिक यौगिक में परावर्तित हो जाता है। सरल जो होता है कि यहाँ से देख सकते हैं यह जैव रासायनिक एक प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जटिल जो कार्बनिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव द्वारा सरल कार्बनिक जो होता है, जटिल जो कार्बनिक यौगिक होता है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जीव के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में परावर्तित हो जाता है। और जटिल वाला जो होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं किण्वन बारे में बता दिया। इसको अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपसे कुछ नहीं, एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, बस इतना कर दिए तो फ्री में आपको पढ़ाते रहे। जो चैप्टर का चाहिए MCQ वाला कमेंट में बोलिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं लैक्टो किण्वन कहलाते। उसके बाद जो उसका ये करके लिखे है
बेसिल्स जो नामक जो एक लैक्टोबेसिल्स नामक जीवाणु जो होता है, लैक्टोबेसिल नामक एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर लेता है। मतलब जो दूध है उसको लैक्टोबेसिल के जो बीजाणु है नामक जीवाणु है उसको क्या है, दूध को दही में परिवर्तित कर लेता है। क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। किण्वन प्रक्रिया, हाँ, यहाँ तक किण्वन प्रक्रिया की सर्वप्रथम खोज, जो किण्वन जो प्रक्रिया है सर्वप्रथम खोज किसने किया है? लुई पाश्चर ने किया। लुई पाश्चर किया था। उसके बाद यहाँ से तुम लोग देख सकते हैं, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार में दिखा देते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ना, वहाँ से हम आपको बस मैसेज कीजिए कौन सा पार्ट का चाहिए, उसी पार्ट का हम आपको डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सूक्ष्मजीव जो होता है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक मित्र है। किस प्रकार से जो सूक्ष्मजीव है हमारे लिए लाभदायक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे लिए बहुत ही सारे खाने की चीज जैसे जो ब्रेड, केक, इडली, जलेबी निर्माण में सहायक होते हैं। जो होता है हम लोग कुछ भी बनाते हैं, बहुत सारे खाने का चीज होता है, जैसे ब्रेड बनाते हैं, केक, इडली, जलेबी निर्माण में सहायता होती है। इन सब जो होता है, इन सब खाने वाले जो चीज़ों का निर्माण में जो होता है, निर्माण में क्या होता है, ईस्ट जीवाणु का उपयोग किया जाता है। क्या 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 जो हम लोग ब्रेड, केक, इडली, जलेबी, इसका ईस्ट जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मतलब उसके सहायता से हम लोग ये खाने की चीज़ का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो उसका एक पॉइंट देख लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह लिए, मतलब मित्रता, उसमें वाणिज्यिक चीज़ जैसे वाणिज्यिक एल्कोहल और शराब निर्माण में सूक्ष्मजीव को, मतलब एल्कोहल शराब बनाने के लिए हम उसको यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। वो तो देख सकते शराब बनाने की सहायता होते हैं। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते औषधियों के निर्माण, जैसे औषधि के निर्माण में भी हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते पेनिसिलिन जो होता है विश्व का सबसे प्रथम परजैविक है। जो पेनिसिलिन नामक विश्व का क्या है, पर सर्वप्रथम परजैविक है। इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 5 नंबर कृषि काल में सहायक जो होता है, कुछ शैवाल जो हरे रंग के होते हैं, जो कुछ कुछ शैवाल ऐसे होते हैं हरे रंग के होते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रो स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रो स्थिरीकरण करके क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रो स्थिरीकरण करके क्या कहते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरक शक्ति को, जो उसमें क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव पीड़िकनाशी बनाने की सहायता से प्रदान करता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होता है, जैव होता है, जो पीड़िकनाशी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से और बार देख लेते हैं, इसको अच्छा से बता देते हैं। जो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या है, कृषि काल में सहायता, कुछ शैवाल जो हरे रंग के होते हैं, जो कुछ कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, जो शैवाल होते हैं हरे रंग के, नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रो स्थिरीकरण करके क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव पीड़िकनाशी बनाने में सहायता प्रदान कर, कुछ ऐसे होता है पीड़िकनाशी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक शत्रु है। कैसे? मतलब सूक्ष्मजीव होता है हमारे लिए हानिकारक शत्रु है। किस प्रकार से? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कुछ सूक्ष्मजीव भोजन जो होता है खाने वाला चीज, कपड़े में, चमड़े में, पानी जो होता है, वायु में को प्रदूषित करते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे सूक्ष्मजीव भोजन, खाना को अगर रखते हैं तो उसमें भी मतलब आ जाता है सूक्ष्मजीव, और मतलब उसको खराब कर देते हैं। कपड़े में भी मतलब उसको कपड़े को रखते हैं तो मतलब उसमें सूक्ष्मजीव आने से वो फट जाता है। मतलब किसी तरह से उसमें चमड़े पर देखते कुछ कुछ ऐसे हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। उसके बाद पानी जो होता है, पानी में भी आने से हम लोग खा पीते हैं तो उसमें बीमारी पैदा हो सकते हैं। वायु में भी सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों को भी ये कर सकते हैं, उसके प्रदूषित करते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर, जो किस प्रकार से शत्रु सूक्ष्मजीवों के रोग को उत्पन्न करते हैं, जो होते हैं हमें रोग उत्पन्न करते हैं, जिसे रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके जरिए रोगाणु कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते प्रतिजैविक, एंटी
प्रतिजैविक क्या है। तो मान लीजिए कुछ मतलब बीमारी हमारे शरीर में मतलब नहीं है, अगर उस बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, कुछ भी बीमारी, तो उससे पहले हम लोग अगर दवा ले लेते हैं तो क्या होगा, जो बीमारी आने वाला है हमारे शरीर में, वो बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो उसी के प्रतिजैविक कहा जाता है। तो हम ऐसे भाषा में बता दिया। तो हम देखते हैं क्या है, यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण सूक्ष्म जीव से होता है। जिसका जो निर्माण होता है कहाँ से होता है, सूक्ष्म जीव से होता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। क्या के रूप में, इसका हम उपयोग क्या करके रूप में, औषधि के रूप में होता है। यह सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोकता है, मतलब उसके जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। तो एक बार हम अच्छा से इसको बता देते हैं, क्या यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, यह रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण जो कि इसके निर्माण में क्या होता है, सूक्ष्म जीव से होता है। इसका जो निर्माण कहाँ से होता है, सूक्ष्म जीव से ही होता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। इसका जो हम लोग उपयोग करते क्या करके, औषधि के रूप में होता है। यह सूक्ष्म जीव के वृद्धि को क्या करते हैं, रोकता है। जो भी इसका हम लोग क्या औषधि के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या होता है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, कवक एवं जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा, कवक एवं जीवाणु के द्वारा निर्मित कुछ सूक्ष्म जीवों का, जो कवक जो होता है और जीवाणु के द्वारा निर्मित कुछ सूक्ष्म जीव का नाम यहाँ पर देख सकते, 1 2 3 ठो। क्या है, एस्ट्रोमाइसिन, इसको बोला जाए एस्ट्रोमाइसिन। थोड़ा अजीब नाम है, पढ़ने में भी थोड़ा ये लग रहा है। उसके बाद साइंटिफिक नाम है ना, इसीलिए इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो एस्ट्रोमाइसिन बोला जाता है इसको। दूसरा में टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद जैसे एरिथोमाइसिन, इसको बोला जाता है एरिथोमाइसिन। उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो बड़े गोल्ड को ख़त्म करके एक प्रतिजैविक बनाया था। क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़े गोल्ड ख़त्म करके एक प्रतिजैविक बनाया जाता है। जो उसको बोला जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बड़े जो होता है उसको ख़त्म करके एक प्रतिजैविक बनाया जाना है। जो विश्व का पहला प्रतिजैविक था जिसका नाम पेनिसिलिन था। क्या था, जिसका नाम पेनिसिलिन था। और एक बार हम गोल्ड, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 3 ठो क्या बात है, स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके एरिथोमाइसिन। उसके बाद हम यहाँ संरचनीय रोग के बारे में देखेंगे, कौन कौन मतलब संरचनीय रोग है जो शरीर के द्वारा फैलता है। तो देख सकते हैं यहाँ वैसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु, जल, भोजन एवं सीधे संपर्क में फैलता है। क्या होता है, वैसे रोग होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से, क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित मतलब दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु किसके माध्यम से फैलता है, देख सकते हैं यहाँ वायु मतलब हवा के, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से एवं सीधे संपर्क में, ऐसे मतलब बातचीत करते, छुआछूत ऐसे प्रकार से भी वो संपर्क से फैलता है। जिससे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, स्वास्थ्य व्यक्ति जो होता है वो बीमार पड़ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संरचनीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संरचनीय रोग कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सर्दी, जुखाम, चेचक, मलेरिया, ये सब क्या है, संरचनीय रोग जो फैलता है इसके किसके माध्यम से, वायु, जल, भोजन एवं सीधे संपर्क से फैलता है। जिसे क्या कहे, स्वास्थ्य व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। देख सकते हैं संरचनीय रोग जैसे सर्दी, जुखाम और चेचक और मलेरिया। उसके बाद हम देख सकते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण जब रोगाकारक सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जो कुछ रोगाकारक सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो इससे क्या होता है, उससे हम लोग तो देख सकते क्या होता है कि प्रवेश कराया जाता है तो इससे प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो, अगर हम उसको ये किया जाता है, शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो किसमें, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। और शरीर में क्या होता है, मृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराए, अगर उसमें क्या होता है, मृत सूक्ष्म जीवों को प्रवेश कराया जाता है जो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्या होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होता है उसे प्रदान करती है। एवं सूक्ष्म जीवों को क्या होता है,
नष्ट कर देता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है इसको क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। जब क्या होता है? रोगाग्रस्त सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश कराया जाता है। क्या कराया जाता है? शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इससे प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। शरीर में ये मृत सूक्ष्म जीवों का प्रवेश कराया जाता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। रोग से उसको लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है दुगुना। एवं क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश क्या होता है, या उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया क्या कर? टीकाकरण कहलाता है। क्या कर? टीकाकरण। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते चेचक के टीके। चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। उदाहरण से हम देख सकते पोलियो का टीका। कौन सा टीका? पोलियो का टीका। खाद्य परीक्षण क्या? तो खाद्य परीक्षण खाद्य पदार्थ को सुदूषित होने से, जो खाद्य पदार्थ उसको सुदूषित होने से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खाद्य पदार्थों को क्या संदूषित जो होता है उसको बचाने के लिए किया जाता है, खाद्य परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको खाद्य परीक्षण कहते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं खाद्य परीक्षण का उपाय। उसको परीक्षण के उपाय क्या है? तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण उसको हम कर सकते हैं 1 नंबर में। उसके बाद नमक के द्वारा उसको परीक्षण कर सकते हैं। चीनी द्वारा परीक्षण कर। उसके बाद भंडारण को पैकिंग में। उसके बाद उबला कर ठंडा करके। तो एक एक करके इसके तीनों के जो पांचों का है, पांचों का परीक्षण देखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पहला नंबर में क्या है? तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण। क्या सबसे पहले देखेंगे? तो जो तेल एवं सिरके के मांस या मछली से देने पर क्या होता है? देने पर दो का जल्द खराब क्या होता है? देने पर जो होता है जल्द खराब नहीं होते, क्या नहीं होने देता है, और सूक्ष्म जीव से रक्षा करता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं तेल एवं सिरके मांस मछली में, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे? दे देंगे क्या क्या? तेल या सिरके में मांस या मछली में तेल पर अगर उसमें ये करेंगे, यूज कर देंगे, तो क्या है? जल्दी खराब नहीं होने देता है, और सूक्ष्म जीव क्या है? रक्षा करता है। और एक बार इसको अच्छा से एक बार देख देखते हैं। क्या? तेल एवं सिरके का परीक्षण। तेल एवं सिरके का मांस या मछली में देने पर क्या होता है? जल्दी खराब नहीं होने देता है। जल्द उसको खराब नहीं होने देता, इसलिए हम लोग उसमें ये नमक डाल के ये कर देते, तेल से ये करके फ्राई करके रखते हैं, और उसको सूक्ष्म जीव को रक्षा करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नमक के द्वारा परीक्षण। उसके बाद देख सकते हैं खाद्य पदार्थ जैसे मांस मछली जो होता है, इससे नमक क्या है? मिलाने पर सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? क्या होता है कि जैसे मांस मछली होता है उसको नमक मिलाने पर सूक्ष्म जीव क्या होता है? वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। उसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ को अगर जैसे मांस क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या नमक डाल के उसको ये कर मिला के रख देते हैं, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो वृद्धि को क्या होता है? रोक देता है। और जो सूक्ष्म जीव होता है उसमें नमक मिला देने से मर जाता है, और जो उसमें क्या होता है? क्या वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। उसके बाद हम देख सकते हैं चीनी के द्वारा परीक्षण कैसे करके। चीनी को हम क्या होता है? खाद्य पदार्थ में मिलाने से क्या होता है? यह सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर हम उसको चीनी को खाद्य पदार्थ में मिलाने से क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जो उसमें अगर हम लोग उसको खाद्य पदार्थ में चीनी को अगर मिलाते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो उसमें रहता है उपस्थित, उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। जो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है? भंडारण या पैकिंग। तो खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे जो होता है, या पैकिंग करने पर उसमें क्या होता है? वायु जो होता है अनुपस्थित हो जाती है। वायु क्या हो जाता है? अनुपस्थित हो जाती है, जिससे क्या होता है? सूक्ष्म जीव प्रवेश करना संभव हो जाता है। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या होता है? खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे पैकिंग करने पर उसमें वायु की उसमें अनुपस्थित हो जाता है, जिससे क्या होता है? सूक्ष्म जीव प्रवेश करना असंभव हो जाता है। जैसे हम कुरकुरे के पैकेट में सब क्या रहता है? उसमें पूरी बंद रहता है, उसमें वायु के संपर्क में नहीं आता, तो उसमें क्या हो जाता है? मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है उसमें प्रवेश करने की क्षमता कम हो जाता है, मतलब उसमें ना संभव मतलब घुस नहीं सकता है। और यहाँ से हम देख सकते उबाल करके ठंडा करके किससे? अगर
कोई खाद्य पदार्थ जो होता है, कोई खाद्य पदार्थ होता है जैसे फल सब्जी को उबालते हैं, अगर कुछ कुछ ऐसे होता है खाद्य पदार्थ जैसे फल सब्जियों को उबालते हैं, तो उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या हो जाता है, उसमें जो उपस्थित होता है सूक्ष्म जीव वो क्या मर जाते हैं, क्या हो जाता है, मर जाता है। एवं भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखने पर क्या सूक्ष्म जीव का प्रवेश वर्जित हो जाता है, जो होता है अगर कोई खाद्य पदार्थ जो होता है जैसे फल सब्जियां उबालते हैं, तो उससे क्या होता है, उपस्थित सूक्ष्म जीव जो होता है उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखने पर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं क्या मानव में होने वाला जो रोग है, यहाँ से इसको चार्ट के माध्यम से बनाया गया। तो मानव, यहाँ मानव का जो रोग है उसको लिखा गया, जो इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव उसको, ये जो संरचना किसके माध्यम से फैलता है और उस किस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर में क्षय रोग, जो उसको जीवाणु, उसमें जो सूक्ष्म जीव होता है वो जीवाणु होता है। वो किसके माध्यम से फैलता है, वो वायु के माध्यम से फैलता है। और रोकथाम उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना कर रहा है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें दूरी बना कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ देख खसरा जो होता है वो ये होता है, क्या होता है, वायरस होता है, एक प्रकार के वायरस होता है। वो किसके माध्यम से, वो भी वायु के माध्यम से ही फैलता है। उसके बाद संक्रमित व्यक्ति किस प्रकार से हम किया, उसको दूरी बना कर रखे, मतलब संक्रमित व्यक्ति से दूर रहे। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं चेचक। चेचक ये क्या है, एक प्रकार के ये भी वायरस है। क्या है, वायरस है। उसको क्या, ये क्या के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है। चेचक के टीके लगाकर हम इसको रोक सकते हैं। कुछ यहाँ पर है, देख सकते हैं क्या है, पोलियो। पोलियो जो होता है वो भी किसके माध्यम से फैलता है, वायरस के। और इसका दो वायरस है, क्या, पोलियो एक वायरस है और 2 माध्यम से फैलता है, वायु और जल के माध्यम से फैलता है। और इसका जो है टीकाकरण करके हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हैजा। हैजा जो है इसको जीवाणु, हैजा जीवाणु। जल और भोजन, क्या है, जल और भोजन के स्वच्छ व्यक्ति साफ सफाई करके हम इसको करते हैं। जो स्वच्छता व्यक्ति होता है उसको साफ सफाई करके कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड होता है उसको जीवाणु के एक यह है और उसको क्या क्या माध्यम से फैलता है, जल और भोजन के माध्यम, उसका हम लोग टीकाकरण करके रोक सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हेपाटाइटिस जो होता है वो भी क्या है, एक वायरस है, एक प्रकार का वायरस है। और उसकी किसके माध्यम से वो फैलता है, जल के माध्यम से फैलता है। ये टीकाकरण करके शारीरिक संपर्क से दूरी बनाकर हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखें, इसको दूरी कर लेंगे, ये 100 हो गया, इसको दूरी कर लेंगे, है ना, दूरी बनाकर। उसके बाद हम देख सकते मलेरिया, वो क्या है, एक प्रकार के प्रोटोजुआ है। क्या है, प्रोटोजुआ। उसके मच्छर के माध्यम से आसपास के साफ सफाई करके हम क्या करते कि सोने समय जो होता है मच्छरदानी लगाकर, दानी लगाकर, दानी दमे आकार नमे दीर्घिनी, दानी लगाकर हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं एंथ्रेस। एंथ्रेस क्या है, रोबोट कोच नामक एक वैज्ञानिक है, जो रोबोट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्या है, बेसिल एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज की कौन सा नामक, ये बेसिल एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज की, जो एंथ्रिस रोग का कारक है। किस रोग का, एंथ्रिस रोग का कारक है। यहाँ से देख सकते एंथ्रिस क्या संरचनीय तरीका है और इसका रोकथाम। जीवाणु क्या, भोजन और जल के माध्यम से ये फैलता है। उसके बाद उबला कर पानी पीना चाहिए, क्या कर, उबला। उसके बाद हम देख सकते हैं नाइट्रोजन चक्र। ये जो नाइट्रोजन चक्र है इसको तुम लोग क्या कीजिएगा, किताब में देखकर बना लीजिए। यहाँ से अच्छा से नहीं दिख रहे हैं, इसको सामने करते कैमरा को थोड़ा देखिए, अच्छा से नहीं दिख रहा है तो इसको क्या कीजिएगा, किताब से लीजिए, नाइट्रोजन चक्र पहले लिख लीजिए। उसके बाद इसको किताब से देख के बना लीजिए। उसके बाद हम इसका जो इसको किस प्रकार से ये किया है, मतलब डिफिनेशन दिया है इसका, हम उसको पढ़ के समझा देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नाइट्रोजन चक्रों के बारे में। तो क्या है नाइट्रोजन चक्रों, वहाँ फिगर देख लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और जिससे हम नाइट्रोजन विभिन्न रसायनों में टूट जाते हैं। क्या होता है, इससे नाइट्रोजन जो होता है विभिन्न रसायनों में टूट जाते हैं। इससे क्या, यह प्रक्रिया तब होती है जब क्या, नाइट्रोजन खुले वायुमंडल में घूमती रहती है। तो क्या होता है, और एक बार इसको अच्छा से हम देख लेते हैं। क्या, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह क्या है, एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ से देख सकते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया है।
उसके बाद इससे नाइट्रोजन जो होता है, इससे क्या होता है, नाइट्रोजन विभिन्न विभिन्न रासायनियों में टूट जाता है। इससे क्या होता है, विभिन्न रासायनियों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया क्या होता है, यह प्रक्रिया तब होती है जब नाइट्रोजन खुले मंडल में घूमती रहती है। यह होता है कब होता है, जब नाइट्रोजन खुले वायुमंडल में घूमती रहती है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है स्थिरीकरण, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है, ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिससे राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया एवं अमोनियम, एक अमोनिया एवं जो अमोनिया होता है, अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर लेता है। क्या में, आयन में परिवर्तित कर लेता है। उसके बाद देख सकते हैं आयन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उसके बाद इसको और एक बार देख लेते हैं, क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया एवं अमोनियम आयन में अमोनिया को अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रीकरण क्या है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया, क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसे नाइट्रोसोमिन्स नामक जीवाणु जो होता है, क्या होता है, नाइट्रोसोमिन्स जो होता है, क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रोसोमिन्स नामक जीवाणु जो अमोनिया एवं अमोनियम जो होता है, अमोनिया एवं अमोनियम क्या होता है, आयन को नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में परिवर्तन, नाइट्रेट एवं नाइट्रेट जो होता है उसको नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। इस जो प्रक्रिया को है नाइट्रीकरण कहलाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं स्वायगीकरण। स्वायगीकरण क्या है, स्वायगीकरण पोषण की एक अवस्था है। जो स्वायगीकरण है वो एक पोषण की एक अवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है, पेड़ पौधे नाइट्रेट एवं नाइट्रेट अवशोषण करके, नाइट्रेट जो होता है नाइट्रेट का अवशोषण करके जिसे प्रोटीन का प्राप्त करती है। क्या करते हैं, जो स्वायगीकरण जो होता है पोषण एक अवस्था है जिसके अंतर्गत जो होता है पेड़ पौधे जो नाइट्रेट एवं नाइट्रेट को अवशोषित करके, जो नाइट्रेट और नाइट्रेट होता है उसको अवशोषित करते हैं जिसे प्रोटीन का प्राप्त करते हैं। यही प्रक्रिया स्वायगीकरण कहते हैं। जो यही प्रक्रिया है उसको स्वायगीकरण कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है अमोनीकरण। क्या है, तो मेरी जीव अमोनीकरण के बारे में देखते हैं। क्या, तो मेरी जीवों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसको पाए जाते हैं क्या, मेरी जीवों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन में कुछ जो जीवाणु एवं कवक होता है वो दोनों अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। क्या, अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। क्या, अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया उसको अमोनीकरण कहलाते हैं। उसके बाद इसको अच्छा से और बताइए, मेरी जीवों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जो होता है, मेरी जीवों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु जो होता है, इस नाइट्रोजन कुछ जीवाणु एवं कवक जो होता है पुनः अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित, अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। क्या, अमोनिया एवं अमोनियम आयन में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। यह जो प्रक्रिया अमोनीकरण है। उसके विनाइट्रीकरण क्या, बेसिल विनाइट्रीकरण जीवाणु जो होता है, बेसिल विनाइट्रीकरण जीवाणु मिट्टी में क्या होता है, उपस्थित नाइट्रोजन को, मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन को अवायवीय में स्वतंत्रता नाइट्रोजन में क्या होता है, स्वतंत्रता नाइट्रोजन में परावर्तित कर देता है। क्या कर परावर्तित कर देता है, यही विनाइट्रीकरण कहलाता है।
उसके बाद और एक बार इसको हम अच्छा से बता देते क्या बेसिल विनाइटीकरण जो जीवाणु मिट्टी में क्या होता है उपस्थित नाइट्रोजन जो बेसिल जीवाणु मिट्टी को नाइट्रोजन को उपस्थित जो होता है वो अवायवीय जो होता है अवायवीय में स्वतंत्रता नाइट्रोजन में जो होता है परिवर्तित कर देता है यही विनाइटीकरण कहलाती है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से अगर हम मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा जो है इंस्टा आई डी पुक्कू PUKKU उसके बाद 266 उसको लगाएंगे तो इंस्टा में बात करने के लिए आईडी है फॉलो करके मेरे से बात कर सके। जो मतलब आपको नोट चाहिए जो चाहिए वहाँ से मतलब तुम लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का माध्यम में बता दे रहे तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ों का उत्पादन में किया जाता है। जो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा नंबर निम्नों के प्रतिजैविक कौन सा प्रतिजैविक है। तो इसको हम देख सकते एस्ट्रोमाइसिन जो बोला जाता है उसका जैविक प्रतिजैविक है एस्ट्रोमाइसिन। उसके बाद हम सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए इनको सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जो सूक्ष्मजीव तो उसको कहाँ पाए जाते हैं सभी जगहों पर पाए जाते हैं। 4 नंबर हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक का खोज किया गया था। जो सबसे पहले किसी कौन सा तो उसको पेनिसिलिन बोला जाता है क्या पेनिसिलिन। उसके बाद हम देख सकते हैं चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो चीनी है उसको हम अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसको हम किण्वन कहते हैं क्या किण्वन। उसके बाद हमें यहाँ से देख सकते संरचनीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या घरेलू मक्खी क्या है घरेलू मक्खी। उसके बाद हम डेंगू का परजीवी के वाहक क्या मादा एंडिस मच्छर जो होता है डेंगू का। उसके बाद रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो लैक्टोबैसिल जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित जो लैक्टोबैसिल होता है उसको हम क्या करते हैं दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। देश में क्या होगा दही होगा। उसके बाद हैजा जीवाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। जो हैजा है किसके माध्यम से होता है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है। उसके बाद हम देख सकते हैं तीसरा राइजोबियम जीवाणु क्या है लेग्यूम पौधे की जड़ जो ग्रंथियों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं इसको लेग्यूम बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से हम देखें पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। जो पोलियो होता है किसके माध्यम से वायरस के माध्यम से उत्पन्न होता है। उसके बाद गेहूं की एस्ट जो होता है कवक के कारण होता है। जो गेहूं का एस्ट होता है कवक के कारण होती है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जनरल ने की थी क्या किसने किए थे चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जनरल ने की थी। उसके बाद हम देख सकते 6-7 नंबर जो रोगाणु में लड़ने के लिए हमारे शरीर जो होता है रोगाणु से लड़ने की किसका प्रतिजैविक उत्पन्न करता है क्या करता है प्रतिजैविक उत्पन्न कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। उसके बाद हम कॉलम देख सकते ए जीवाणु मिलान कलन बी से करे। तो हम देख सकते कॉलम अ कॉलम क्या वाला है वह। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ना जीवाणु जो होता है इसको डायरेक्ट हम लिख चुके हैं मतलब इधर उधर नहीं किया। तो देख सकते हैं जीवाणु हैजा का कारक है। जो जीवाणु किसका कारक है हैजा का कारक राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। उसके लैक्टोबैसिल क्या दही का जमाने का। उसके ईस्ट जो होता है पेड़ को पेड़ नहीं सॉरी ब्रेड की बैंकिंग में क्या ब्रेड के बैंकिंग में। उसके एक प्रोटोजुआ जो होता है मलेरिया के कारक होता है। उसके जो एक बीजाणु जो होता है प्रतिजैविक की उत्पादित करना जो होता है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन सा है। सूक्ष्मजीवों का मुख्य वर्ग क्या क्या है देख सकते हैं हम। सूक्ष्मजीवों का मुख्य 4 वर्ग होते हैं जीवाणु कवक प्रोटोजुआ और शैवाल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रमुख ये कितना 4 नंबर का यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। उसके 5 नंबर जो होता है प्रमुख प्रतिजैविक का नाम लिखिए बोरा। तो ये इसको एस्ट्रोमाइसिन बोला जाता है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन उसके एरिथ्रोमाइसिन उस आदि ये सब होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं 6 नंबर में यहाँ से देख सकते हैं क्या है कि मनुष्य के फेफड़ों में कवक से उत्पन्न 2 रोगों का नाम लिखिए बोल रहा है। तो मनुष्य के फूफन जो होता है कवक से उत्पन्न जो रोगों का नाम जो दाद बोला जाता है। दाद त्वचा में लाल रंग का होता है। उसके बाद गंजापन होता है वो भी होता है। उसके बाद हमें यहाँ से देख सकते 7 नंबर खाद्य पदार्थों के परीक्षण के प्रयुक्त
दो परीक्षणों का नाम बताए। जो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में जो प्रयुक्त परीक्षणों का नाम बताइए बोल रहा। तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में प्रयुक्त जो होता है, खाद्य पदार्थ के परीक्षण में जो प्रयुक्त दो परीक्षणों का नाम नमक और चीनी होता है। क्या है? नमक और चीनी। उसके बाद हम देख सकते हैं 8 नंबर, हमारे जीवन में जो उपयोग में दो सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। हमारे जो जीवन में जो उपयोग दो सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए जो हमारे लिए किसी तरह के उपयोग है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या हमारे जीवन में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? पेनिसिलिन और राइजोबियम। पेनिसिलिन और राइजोबियम है। उसके बाद हम देख सकते हैं 1 नंबर में पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है जिसका उपयोग प्रतिजीवी एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है। क्या? एंटीबायोटिक बनाने के किया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ से देख सकते हैं राइजोबियम। क्या? राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो लेग्यूम पौधे के जड़ों में उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधे के जड़ों में उपस्थित होता है। ये जीवाणु को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन को क्या में नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कर देता है ताकि पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण कर सके। क्या करता है कि परिवर्तित कर देता है ताकि पौधे जो होता है नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके। नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं प्रतिजैवी क्या है। प्रतिजैवी क्या है? पहला क्वेश्चन है। उसके बाद इसके उपयोग में कौन कौन सा सावधानियां रखनी चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्रतिजीवा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। प्रतिजीवा एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जिनका जो निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ये जो पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है जो हमारे लिए हानिकारक है। मतलब प्रतिजीव एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। क्या? एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। जिनका जो निर्माण होता है सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। ये पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है जो हमारे लिए हानिकारक है। उसके बाद हम देख सकते हैं सावधानियां क्या। हमें डॉक्टर को सलाह से एंटीबायोटिक लेना चाहिए। हमें हमेशा इसका कोर्स पूरी तरह करना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से देख सकते हैं अन्यथा अगली बार वह एंटीबायोटिक जो होता है असर नहीं करेगा। प्रतिजैविक अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित जो होता है उपयोग में जीवाणु का भी नष्ट कर देता है। जीवाणु जो होता है उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजीवी का असर कारक नहीं होते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं 10 नंबर इसको और एक बार देख सकते हैं कि अच्छा से ये कर दीजिए। सावधानी हमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। एंटीबायोटिक लेना चाहिए। इससे हमें इसका कोर्स पूरी तरह करना चाहिए। उसका जो कोर्स होता है उसको पूरी तरह से करना। अन्यथा क्या अगली बार वह एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। जो ना अगर नहीं कोर्स पूरा करेंगे तो अगली बार उसका एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। प्रतिजीवी का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट करता है। जो हमारे प्रतिजैविक जो होता है प्रतिजैविक का अधिक उपयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। क्या करते हैं? नष्ट करता है। जीवाणु से उत्पन्न रोगों के लिए जो जीवाणु से उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजैविक असर कारक नहीं होते। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं 10 नंबर क्या है। भोज्य पदार्थ को परीक्षण के विभिन्न उपयोग को लिखिए बोल रहा। तो भोज्य पदार्थ के परीक्षण के विभिन्न उपयोग को लिखिए। तो भोज्य पदार्थ के परीक्षण एक नमक द्वारा परीक्षण, चीनी के द्वारा परीक्षण, तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण, भंडारण का पैकिंग, उसके उबला कर ठंडे करके। उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नमक के द्वारा परीक्षण यहाँ से 1 नंबर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या खाद्य पदार्थ जैसे मांस मछली इसमें नमक मिलाने से सूक्ष्मजीव का वृद्धि पूरी तरह से रोक देता है। अगर हम मछली में क्या नमक मिला देते हैं तो सूक्ष्मजीव को वृद्धि को पूरी तरह से रोक देता है। दूसरा नंबर चीनी द्वारा परीक्षण, चीनी को खाद्य पदार्थों में मिलाने से यह सूक्ष्मजीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगर हम उसको चीनी में क्या कर मिलाने से वह सूक्ष्मजीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसके बाद हम देख सकते तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके के क्या होता है मांस मछली में देने पर क्या होता है दोनों को जल्द खराब नहीं होने देता है। जो उसका अगर जल्दी खराब नहीं होने देता है अगर सूक्ष्मजीव रक्षा करता है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं क्या भंडारण या पैकिंग में खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे का पैकिंग करने पर इससे क्या होता है उसमें वायु की अनुपस्थित हो जाते हैं। अगर उसमें हम कुरकुरे में पैकिंग करने पर क्या उसमें वायु की जो अनुपस्थित हो जाती है वायु उसमें नहीं घुस पाता है हो जाता है जिससे सूक्ष्मजीव का प्रवेश करना संभव नहीं होता है।
असंभव हो जाता है, उसमें सूक्ष्मजीव संभव नहीं हो, तो असंभव हो जाता है घुसना। उसके बाद हम देख सकते हो जो इसका 5 नंबर है उबलाकर, उबला उबलाकर ठंडा करके। अगर कोई खाद्य पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थ जैसे फूल सब्जियों को उबालते हैं तो इसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव क्या मर जाते हैं। एवं भोज्य पदार्थ को फ्रिज में रखने पर क्या होता है, सूक्ष्मजीव का प्रवेश वर्जित हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, भोज्य पदार्थ को अगर हम फ्रिज में रखने पर क्या होता है, सूक्ष्मजीवों का प्रवेश करना वर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें नहीं ये कर घुस पाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं टीकाकरण क्या है, 1 नंबर का चाहिए हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जो टीकाकरण है। तो हम देख सकते हैं जब एक रोगाकार सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जो रोगाकारक को सूक्ष्मजीवों को क्या कर शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इससे क्या होता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। शरीर में मृत सूक्ष्मजीवों को प्रवेश कराया जाता है। अगर शरीर में क्या मृत सूक्ष्मजीवों को प्रवेश कराया जाता है तो क्या होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कि जो रोगों की लड़ने का क्षमता प्रदान करती है एवं सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है। क्या करता है, सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया क्या टीकाकरण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है उसको टीकाकरण कहलाते है। उदाहरण के लिए देख सकते हो पोलियो का टीका, क्या है पोलियो का टीका। तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आने का चांस होता है। अगर 5 मार्क के अगर मतलब लॉन्ग टाइप का एग्जाम होगा तो इसको पूछने का संभावना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद खत्म हो, तो जो यही वाला लास्ट क्वेश्चन था। अगर चैनल में पहली बार आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरा इस चैनल में आपको सब मिलेगा, ये सब ऑल टू टोटल मतलब जितने भी पार्ट है सबका सॉल्यूशन मिलेगा, उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा। यहाँ से तुम लोग मतलब 100% मार्क ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर जो आपको ज़रूरत है उसका कमेंट कीजिए, हम उसका अगले दिन आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो धन्यवाद। चैनल में और कोई करना चाहता हूँ, अगर चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से कमेंट में बोलिए कौन सा पार्ट का आपको नोट चाहिए, हम उसी को PDF कर देंगे। तो धन्यवाद।